हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आरबी प्रसाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबी एडू पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ और साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिजिक्स में हम आज फिर 2 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक ये क्यूब है और क्यूब के हर साइड पर एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है। किसी भी क्यूब के 12 साइड होते हैं, 12 भुजा होते हैं, तो हर भुजा पर एक एक कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस धारिता C है। तो पूछा जा रहा है कि P और T के बीच जो समतुल्य धारिता होगी वो कितनी होगी। यानी इस क्यूब के प्रत्येक साइड में एक एक संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता C है और इसके सबसे बड़े विकर्ण P और T के बीच समतुल्य धारिता पूछी जा रही है। तो इसको देखने से पता चलता है कि जैसे ये पॉइंट P है, अगर यहाँ से हम धारा को ले चलें तो इस पॉइंट P पर धारा 3 भुजाओं में बट रही है, एक PM, दूसरा PO और तीसरा PR। यानी ये तीनों कैपेसिटर आप जानते हैं कि यदि धारा 3 भाग में बढ़ती है तो तीनों भाग में जुड़े हुए रेजिस्टेंस हो या जुड़े हुए कैपेसिटेंस हो, ये सब समांतर क्रम में होते हैं। तो P बिंदु पर अगर धारा 3 भाग में बढ़ रही है, PM, PR और PO, तो ये तीनों कैपेसिटर समांतर क्रम में होंगे। बिल्कुल इस तरह से ये पॉइंट P है, यहाँ से धारा इस तरह से चल रही है तो एक धारा PM की तरफ जाएगी, दूसरी धारा PR की तरफ जाएगी और तीसरी धारा PO की तरफ जाएगी। यानी ये तीनों कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इस कैपेसिटर के आगे बढ़ने पर पुनः M बिंदु पर धारा 2 भाग में बढ़ जा रही है। यानी ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर फिर समांतर क्रम में जुड़ गए। तो बिल्कुल यहाँ से M बिंदु से जब आगे बढ़ेंगे तो 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में इस तरह से जुड़ रहे हैं। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम R पर चलें तो R पर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी धारा 2 भाग में बढ़ रही है और ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पुनः समांतर क्रम में जुड़े हैं। यानी R से चलने के बाद पुनः 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ जा रहे हैं इस तरह से। और इसी प्रकार O पर देखें, बिंदु O पर देखें तो यहाँ पर भी धारा 2 भाग में बढ़ रही है, तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पुनः समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ O के बाद बढ़ने पर भी 2 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े और यहाँ 6 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर हम इसको उल्टा करके देखें, यहाँ से देखें तो यहाँ भी बिंदु T पर 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ेंगे और बिल्कुल इधर से जैसे 6 कैपेसिटर इधर जुड़ रहे हैं, इस बिंदु N पर 2 कैपेसिटर ये और ये समांतर क्रम में, और यहाँ पर चले तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर समांतर क्रम में, और यहाँ पर चले तो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर समांतर क्रम में। तो ये जो 6 कैपेसिटर हैं, ये जो 6 कैपेसिटर हैं, ये इधर से भी समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं और इधर से भी समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं और ये 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो इस परिपथ को हम इस रूप में ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सर्किट आसान हो गया। यहाँ पर धारिता C, ये धारिता C, ये धारिता C और ये सब की धारिता क्या है? C है। तो समांतर क्रम में इन तीनों को एक साथ समतुल्य धारिता निकालेंगे, इन 6 का एक साथ समतुल्य धारिता निकालेंगे और इन तीनों का एक साथ समतुल्य धारिता निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो उनकी धारिताएं बढ़ती जाती है। तो C यहाँ पर अगर देखें तो P के बाद आगे बढ़ने पर इसकी समतुल्य धारिता 3C हो जाती है और फिर आगे बढ़ते हैं तो इन 6 की धारिता क्या हो जाती है? 6C हो जाती है और फिर आगे बढ़ते हैं तो इन तीनों की धारिताएं 3C हो जाती है और यहाँ पर आगे कंप्लीट हो जाता है ये सर्किट। तो इस सर्किट को हम इस रूप में लिख लिए और फिर इस सर्किट को इस रूप में देख रहे हैं। अब ये 3C, 6C और 3C ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आप देखते हैं इनकी अगर धारिता निकालें तो क्या निकालेंगे? 1/C डैश इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। और यहाँ से हल करेंगे तो 6C LCM हो जाएगा 2 + 1 + 2 क्या हो जाता है? 5/6C।
तो क्या हो गया 1/c डैश इक्वल टू 5/6c, या कह लें c डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5c या 1.2c। ये समतुल्य धारिता हो गई P और T के बीच। तो क्या देखा हमने, इस पूरे सर्किट को हम इस रूप में ड्रा किए और इसके बाद इस रूप में ड्रा किए। इन 3 का अगर समांतर क्रम है तो 3 गुना 3c हो जाएगा, इन 6 का समांतर क्रम है तो 6c हो जाएगा, और इन 3 का फिर समांतर क्रम है 3c हो जाएगा। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम के लिए 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 जैसा फार्मूला लगेगा। तो ये फार्मूला लगा करके हमने फाइनली c डैश को निकाला और c डैश कितना आ गया 1.2c आ गया। तो ये हमारा सवाल था। ये सवाल अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो आप इस सवाल को करने के लिए क्या करेंगे कि एक संधारित्र की जितनी धारिता है उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल समतुल्य धारिता निकल के आ जाएगी। अगर सर्किट यही है, हर संधारित्र की धारिता 5 हो, तो ऐसी स्थिति में समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी c डैश इक्वल टू 1.2 इंटू 5। ये c की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा c डैश इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अगर नंबर में दी हुई है तो एक नंबर को लेकर के 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समतुल्य धारिता निकल के चली आएगी। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सर्किट से ही है। इसमें देखिएगा 5 वोल्ट का एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, और इस सेल के साथ इस तरह का परिपथ बना हुआ है जिसमें एक कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है और ये एक अलग रेजिस्टेंस है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक कैपेसिटर के प्लेटों पर आवेश कितना होगा, चार्ज कितना होगा, ये सवाल है हमारा। तो इन सभी संधारित्र के प्लेटों पर आवेश को हमको निकालना है। तो आवेश Q इक्वल टू आपके सामने होता है C इंटू V, यानी हर कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर विभवांतर निकाल लें, हम V निकाल लें, तो C से मल्टीप्लाई करके हम आवेश को निकाल सकते हैं। तो हमको पहले V निकालना है। तो कहा जा रहा है कि स्टेडी स्टेट में प्लेटों पर आवेश कितना होगा। तो स्टेडी स्टेट का मतलब अस्थायी अवस्था। तो पहले यहाँ से धारा चलेगी और इन प्लेटों को चार्ज करेगी। जब ये फुली चार्ज हो जाएंगे तो करंट इधर का फ्लो बंद हो जाएगा। इसका आशय यह है कि जहाँ जहाँ कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट नहीं फ्लो होगा। तो यहाँ से अगर करंट चल रहा है, अगर इधर चला तो यहाँ पर क्या मिल गया, कैपेसिटर मिल गया, यानी इधर करंट नहीं चलेगा। अगर इधर करंट नहीं चलेगा तो पूरा का पूरा करंट यहाँ आएगा और कुछ करंट इधर चलेगा, मान लेते हैं कुछ इधर भी चलेगा, लेकिन इधर फिर कैपेसिटर आ गया तो इधर करंट फिर नहीं चलेगा, यानी यहाँ भी करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, इस ब्रांच में करंट नहीं होगा, करंट केवल इस ब्रांच में होगा, यानी परिपथ केवल ये कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। इधर भी करंट नहीं फ्लो होगा, इधर भी करंट नहीं फ्लो होगा। तो जहाँ करंट फ्लो होगा वहाँ पर हम पहले करंट निकालते हैं, करंट कितना होगा। तो इस सेल से चलने वाली धारा ऐसे होकर के चल रही है, तो इस परिपथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है और 4 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है। तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि ब्रांच या शाखा AB एवं EF से संधारित्र के जुड़े होने के कारण इन शाखाओं में धारा का प्रवाह नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह होगा का संपूर्ण प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 4 ओम ये है और 1 ओम ये है। कितना हो गया, 4 ओम प्लस 1 ओम, कितना हो गया, 5 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। अब करंट की बात करें तो धारा I इक्वल टू 5 वोल्ट विभवांतर है सेल का और 5 ओम रेजिस्टेंस है, यानी 5/5 बराबर 1 एम्पियर हो गया। अब ये धारा 1 एम्पियर हो गई। अगर धारा 1 एम्पियर है तो ये धारा 1 एम्पियर यहाँ भी होगी और 1 एम्पियर यहाँ भी होगी और 1 एम्पियर इसमें भी चलेगी। तो ये 1 एम्पियर की धारा इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में चल रही है। तो C और D के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, शाखा CD
के बिंदु सी एवं डी के बीच विभवांतर। रेजिस्टेंस है 4 ओम और करंट है 1 एम्पियर, क्या हो गया 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट का विभवांतर सी और डी के बीच हुआ। और आप जानते हैं कि सी और डी के बीच जितना विभवांतर होगा उतना ही ए और बी के बीच होगा, ए और बी के बीच होगा। तो ए और बी के बीच विभवांतर भी 4 वोल्ट का हो गया। अब ये विभवांतर 4 वोल्ट 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के दो संधारित्रों के प्लेटों के बीच बराबर बराबर बटेगा, क्योंकि इनकी धारिता बराबर है तो इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर होगा। तो ये 4 वोल्ट 2 वोल्ट यहाँ हो जाएगा और 2 वोल्ट यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से C और D के बीच का जो विभवांतर होगा वही विभवांतर E और F के बीच होगा। तो E और F के बीच का विभवांतर 4 वोल्ट और ये भी 3 माइक्रोफैरड का है, ये भी 3 माइक्रोफैरड का है। तो ये 4 वोल्ट दोनों में बराबर बराबर बटेगा, तो यहाँ भी 2 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ भी 2 वोल्ट हो जाएगा। अब आपका सवाल आ चुका है, इनके प्लेटों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट और धारिता 3 माइक्रोफैरड। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू सी भी के अनुसार Q बराबर क्या हो जाएगा, C है 3 माइक्रोफैरड और V है 2 वोल्ट, तो मिला करके क्या हो जाएगा दोनों 6 माइक्रोकुलाम। तो 6 माइक्रोकुलाम इनके प्लेटों पर आवेश होगा और उतना ही आवेश इनके प्लेटों पर होगा, इतना ही आवेश यहाँ होगा, इतना ही आवेश ही होगा। यानी प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच बराबर आवेश होगा और वो कितना होगा 6 माइक्रोकुलाम। तो इस तरह से हमने इस 2 सवाल को किया। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से आपको लाभ होगा। तो आगे इसी तरह के सवाल को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दिए गए इस तरह के सवाल आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।